हेलो स्टूडेंट्स। अब हम इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे और हमारा आज का टॉपिक रहेगा प्रॉब्लम्स ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस। यानी इस टॉपिक के अंदर हम जो दुर्लभता और चुनाव की समस्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज स्कैरसिटी? सबसे पहले हम जानते हैं कि दुर्लभता होती क्या है, दुर्लभता का मतलब क्या है। दुर्लभता की धारणा जो है अर्थशास्त्र की आधारशिला है। यानी अर्थशास्त्र जो एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर जब हम ये शब्द यूज करते हैं कि इसमें असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सीमित साधनों का किस प्रकार से प्रयोग किया जाए इसका अध्ययन करते हैं, तो उसके अंदर जो ये दुर्लभता की धारणा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अगर आज हम ध्यान से देखें तो इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी इकोनॉमी नहीं है, कोई भी ऐसा देश नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने आप में इतना सक्षम हो, इतना धनी हो कि वो अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। अगर कोई संत है, महात्मा है जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, उसको छोड़ दे तो आम आदमी, आम अर्थव्यवस्था या एक देश के ऐसे नहीं है कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इसके पीछे कारण ये है कि जो उपलब्ध संसाधन हैं, यानी जिन साधनों की सहायता से आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, उन साधनों की जो माँग है, वो उन साधनों की जो मात्रा है, वो तो कम है और उन साधनों की जो माँग है, वो उनसे ज़्यादा है। यानी जितनी हमारी आवश्यकताएँ हैं, उसके मुकाबले जो साधनों की मात्रा है, जो उपलब्ध संसाधन है, वो कम मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए हम अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते। तो यह जो सिचुएशन है जिसके अंदर माँग जो होती है वो साधनों की ज़्यादा होती है, उनकी सप्लाई कम होती है, तो ये एक दुर्लभता की समस्या होती है। दुर्लभता का पता हम तब तक नहीं लगा सकते जब तक हम साधनों की माँग और पूर्ति में तुलना नहीं करते। यानी जब तक हम 2 क तत्वों के बीच कंपैरिज़न नहीं करेंगे, 2 तत्व कौन-कौन से हैं? डिमांड एंड सप्लाई। तो तब तक हम जो है दुर्लभता का पता नहीं लगा सकते। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि दुर्लभता की जो धारणा है वो सापेक्ष धारणा है। सापेक्ष का मतलब पूर्ति के मुकाबले जब अपन माँग को देखते हैं, यानी जब माँग और पूर्ति में तुलना करते हैं तो ही हमें जो दुर्लभता का पता चलता है। एग्ज़ाम्पल से चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी। मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो 10 वस्तुओं की माँग करता है और उसके पास में वस्तुओं की पूर्ति है, वो 20 वस्तुओं की है। यानी उसके पास में जो संसाधन है जिनसे वो वस्तुएँ और सेवाएँ खरीद सकता है, या एक इकोनॉमी के अंदर जो सप्लाई ऑफ गुड्स है वो 20 की है। तो इस अवस्था में आप देखिए कि माँग जो है वो कम है, पूर्ति ज़्यादा है, तो इस अवस्था को आप दुर्लभता की अवस्था नहीं कह सकते, क्योंकि जब किसी भी वस्तु की माँग ज़्यादा कम होती है और पूर्ति ज़्यादा होती है, तो वो वस्तु दुर्लभ नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हम दुर्लभता का पता तभी लगा पाएँगे जब आप माँग और पूर्ति के बीच में तुलना करेंगे। दूसरी अवस्था देखिए, माँग 8 वस्तुओं की है। अब अगर सीधा आप दोनों वस्तुओं की देखें, पहली अवस्था में वस्तुओं की माँग 10 है, दूसरी अवस्था में वस्तुओं की माँग 8 है। तो अगर आप इन दोनों को देखें तो कोई भी व्यक्ति ये कहेगा कि जब वस्तुओं की माँग 10 है उस अवस्था के अंदर दुर्लभता है। लेकिन हम दोनों में कंपेयर करेंगे तब दुर्लभता का पता चलेगा माँग और पूर्ति में। जब वस्तुओं की माँग 8 है तो उस अवस्था के अंदर सप्लाई केवल 5 वस्तुओं की है। तो इस अवस्था में आप देखिए, माँग ज़्यादा है, पूर्ति कम है, तो ये दुर्लभता की सिचुएशन होती है। तो दुर्लभता का पता हम तभी लगा पाएँगे जब आप माँग और पूर्ति की तुलना में, माँग और पूर्ति में तुलना करेंगे। केवल वस्तुओं की संख्या देख कर के या केवल जो है माँग देख कर के हम जो है दुर्लभता का अनुमान नहीं लगा सकते। तो दुर्लभता किसी भी अर्थव्यवस्था में वो सिचुएशन होती है जिसके अंदर वस्तुओं की माँग उपलब्ध पूर्ति की तुलना में ज़्यादा होती है, माँग अधिक होती है, पूर्ति कम होती है। तो उस अवस्था को हम दुर्लभता कहते हैं। आगे दुर्लभता की समस्या के पहलुओं को जानते हैं आप। दुर्लभता की समस्या के 3 पहलू है। पहला, आवश्यकताएँ असीमित है। दूसरा, साधन सीमित है और तीसरा, साधनों के वैकल्पिक प्रयोग है। तो अब हम इनको एक-एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आवश्यकताएँ असीमित है। आवश्यकताएँ असीमित होने का मतलब है कि एट प्रेज़ेंट अगर किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए तो उसकी आवश्यकताएँ असीमित नहीं हैं।
उसकी आवश्यकताएँ सीमित ही है। अगर अब इस समय आपसे ये कहा जाए कि भी आप अपनी आवश्यकताओं की एक सूची बनाइए, तो आप जो सूची बनाओगे बेशक वो कितनी भी लंबी क्यों ना हो वो सीमित होगी। लेकिन आवश्यकताएँ असीमित होने का मतलब ये है कि जब व्यक्ति अपनी कुछ आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो उसी के साथ जो कुछ नई आवश्यकताएँ लगातार जन्म लेती रहती है। यानी आवश्यकताएँ जो होती है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर तो सीमित हो सकती है, लेकिन एक पीरियड ऑफ टाइम में कभी सीमित नहीं होती, असीमित होती है। यानी जैसे-जैसे व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता चला जाता है, वैसे-वैसे एक व्यक्ति की आवश्यकताएँ और बढ़ती चली जाएँगी। जैसे अब आपने कहा कि मुझे जो है साइकिल की ज़रूरत है। अब जैसे ही आपको साइकिल दिलवाई गई, आप खुश हो लेकिन साइकिल के साथ ही फिर आपको ये मन में लगा कि एक फ़ोन पास में तो होना ही चाहिए। उसके बाद भी आपकी आवश्यकता बढ़ गई, एक नई आवश्यकता पैदा हो गई कि फ़ोन है, पास में होना चाहिए। अब जब फ़ोन पास में है तो कहोगे कि ये स्टैंडर्ड नहीं बन रहा, अब तो मोटरसाइकिल पे साथ में होना चाहिए। उसके बाद में आपकी एक नई आवश्यकता पैदा होगी मोटरसाइकिल, उसके बाद में आपका अच्छे कपड़ों की डिमांड करोगे, उसके बाद कल को आपकी गाड़ी की आवश्यकता पैदा हो जाएगी, उसके बाद में आपकी अच्छी जो है मकान होने चाहिए, अच्छे जो है बिज़नेस होना चाहिए, ये वस्तुएँ होनी चाहिए, वो वस्तुएँ होनी चाहिए, तो लगातार हमारी आवश्यकताएँ जो वो बढ़ती चली जाती है। इसलिए आवश्यकताएँ जो है वो असीमित होती है, इसलिए कोई भी इकोनॉमी उसके पास चाहे कितने भी साधन मौजूद क्यों न हो, वो अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती क्योंकि आवश्यकताएँ जो है वो लगातार आगे से आगे बढ़ती रहती है। इसलिए यही कहा जाता है कि आवश्यकताएँ जो असीमित होती है। दूसरा साधन सीमित होते हैं। जिन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है, उन संसाधनों की मात्रा जो होती है प्रत्येक देश के पास में सीमित होती है। अगर हम धन की बात करें तो प्रत्येक इकोनॉमी के पास में प्रत्येक व्यक्ति के पास में धन की मात्रा है वो सीमित है। अगर हम प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा बात करें तो एक देश के पास में प्राकृतिक संसाधन जो है वो सीमित होते हैं। और जो असीमित साधन होते हैं जिनको हम प्राकृतिक संसाधन निःशुल्क बोलते हैं, जैसे हवा है, धूप है, ये संसाधन जो होते हैं ये आर्थिक वस्तुओं में नहीं आते। तो इकोनॉमिक्स जो है वो केवल आर्थिक वस्तुओं का अध्ययन करती है। तो इकोनॉमिक्स केवल उन्हीं वस्तुओं, उन्हीं साधनों का अध्ययन करती है जिनकी मात्रा सीमित होती है। तो चाहे जो भी साधन हो, उन साधनों की मात्रा जो होती है प्रत्येक इकोनॉमी के पास में सीमित होती है। इसलिए उन संसाधनों का जो है सोच समझ कर के प्रयोग करना पड़ता है। सभी आवश्यकताएँ एक व्यक्ति, एक इकोनॉमी पूरी नहीं कर सकती। फिर उसे अपनी आवश्यकताओं का एक प्रेफ़रेंस बनाना पड़ता है, एक क्रम देना पड़ता है कि सबसे पहले वो किन आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। उसके बाद में अगर उनके पास में और संसाधन बच गए तो फिर वो किन आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। उसके बाद भी और संसाधन बच गए तो फिर वो उनको जो है किन आवश्यकताओं की पूर्ति पर खर्च करेंगे। तो इस प्रकार से लगातार जो होते हैं वो साधन जो होते हैं सीमित होने की वजह से एक व्यक्ति को चुनाव करना पड़ता है। नेक्स्ट साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। वैकल्पिक प्रयोग का मतलब है एक ही साधन है हमारे पास में, उसी साधन का हम जो है विभिन्न उपयोगों में प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने पास में दूध है, तो दूध को हम सीधा पीने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। दूध का प्रयोग चाय बनाने में किया जा सकता है। दूध का प्रयोग जो है मिठाई बनाने में किया जा सकता है। दूध का प्रयोग दही बनाने में, लस्सी बनाने में किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये जो एक साधन है दूध, इसके वैकल्पिक प्रयोग है और वैकल्पिक प्रयोग की वजह से जो है चुनाव की समस्या पैदा होती है। जो अगर किसी घर में जो है दूध असीमित मात्रा में उपलब्ध है, तो उसको कोई चुनाव नहीं करना पड़ेगा, वो चाय भी बनाएगा, वो पिएगा भी, वो उससे मिठाई भी बना लेगा, वो उससे दही भी बना लेगा, लस्सी भी बना लेगा, घी भी निकाल लेगा, मक्खन भी बना लेगा, सब कार्य कर सकता है। लेकिन क्योंकि साधन सीमित होते हैं, तो उस समय फिर हमें चुनाव करना पड़ता है कि क्या दूध का प्रयोग चाय बनाने में किया जाए, उसके बाद भी अगर दूध बच गया, तो कुछ जो है दूध का प्रयोग पीने के लिए भी किया जा सकता है। उसके बाद भी अगर दूध बच जाता है तो फिर उससे दही भी बनाई जा सकती है, लस्सी बनाई जा सकती है। तो इस प्रकार से जो साधन होते हैं उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। जैसे अपने बिजली का एग्जाम्पल लेते हैं बिजली का प्रयोग हम बहुत सारे उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं। प्रकाश के लिए कर सकते हैं हम इसका प्रयोग। इसका प्रयोग जो है टीवी चलाने के लिए किया जा सकता है, कूलर चलाने के लिए, पंखे चलाने के लिए, फ्रिज चलाने के लिए, एसी चलाने के लिए, कोई फैक्ट्री चलाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, प्रेस करने में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो अगर अपने पास में बिजली असीमित मात्रा में मौजूद है तो सभी साधनों में इसका प्रयोग किया जाएगा।
लेकिन अगर बिजली अपने पास में सीमित है, जैसे मान लीजिए कि भी किसी घर में इन्वर्टर है और पीछे से जो है बिजली की सप्लाई जो वो खराब हो जाती है, फिर उस इन्वर्टर का प्रयोग कैसे किया जाएगा? लाइट जलाने के लिए किया जाएगा। थोड़ा बहुत अगर कोई बहुत आवश्यक हो तो एक आध पंखा चला लिया जाएगा। टीवी है, उसको नहीं देखा जाएगा। तो इस प्रकार से जब अपने पास में साधन सीमित है कि लाइट है वो सीमित हो गया अपने पास में कि इन्वर्टर की बैटरी में जितनी लाइट है केवल उतनी लाइट अपने पास है। फिर हम उसका जो है सोच समझ करके प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से दुर्लभता की समस्या जो है उसके 3 पहलू होते हैं। पहला पहलू आवश्यकताएँ असीमित है, साधन सीमित है और जो साधनों के प्रयोग है वो वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। अब आगे चयन की समस्या क्या होती है? दुर्लभता के कारण ही जो है चयन की समस्या पैदा होती है। यानी एक व्यक्ति को चयन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उसके सामने दुर्लभता की स्थिति है। दुर्लभता की स्थिति वो होती है जिसमें माँग ज़्यादा होती है और साधनों की वस्तुओं की पूर्ति है वो कम होती है। तो फिर उसे चयन करना पड़ता है कि वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस-किस आवश्यकता के लिए कितने-कितने संसाधनों का चयन करें। इसलिए ये जो चयन की समस्या वो दुर्लभता की वजह से ही पैदा होती है। चयन की समस्या ये है कि आवश्यकताएँ जो होती है वो मनुष्य की असीमित होती है और उसकी पूर्ति के साधन होते हैं सीमित होते हैं। इसलिए सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए चयन करना पड़ता है कि पहले किन आवश्यकताओं को पूरा किया जाए और किन आवश्यकताओं को छोड़ दिया जाए। जैसे आपके पास में आप जो है मेले में जाते हो, तो अगर आपको घर वाले ₹500 देते हैं, तो आपको वहाँ जाकर के मन में तो ये आता है कि सारी की सारी दुकानों की सारी वस्तुएँ, सारे खिलौने हम खरीद कर के घर ले जाएँ। लेकिन क्योंकि हमारे पास में साधन है वो सीमित है, केवल ₹500 ही है, फिर हम वहाँ पर अपनी जो प्रेफ़रेंसेस तय करते हैं, हमारी आवश्यकताओं का ये एक क्रम बनाते हैं कि सबसे पहले हम कौन-सी वस्तु लेंगे। उसके बाद भी पैसे बच गए, तो फिर हम अपनी दूसरी आवश्यकता की तरफ बढ़ते हैं कि दूसरी आवश्यकता में हम कौन-सी वस्तुएँ लें। फिर इसके बाद अगर और पैसे बच गए तो हम तीसरी आवश्यकता की तरफ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लगातार जो है चयन करते चले जाते हैं और चयन ही लाइफ़ है। मैं तो यही कहता हूँ कि हर पल व्यक्ति जो है वो चयन करता रहता है। सुबह उठने से पहले ही वो चयन करना शुरू कर देता है कि उठूँ या ना उठूँ। उसे दोनों में से एक का चयन करना पड़ रहा है। उसके बाद तो फिर लगातार ये काम करूँ या ना करूँ, कॉलेज जाऊँ या ना जाऊँ, आज इकोनॉमिक्स की क्लास लगाऊँ या ना लगाऊँ। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति जो होता है हर पल इस चयन की समस्या से जूझता रहता है और चयन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उसकी आवश्यकताएँ असीमित होती है, साधन सीमित होते हैं और तीसरा साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। अगर साधनों के वैकल्पिक प्रयोग ना हो तो भी चुनाव नहीं करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए लाइट है, बिजली है, बिजली का प्रयोग केवल कूलर चलाने में किया जा सकता है और कोई काम नहीं किया जा सकता इससे। तो फिर हमें कोई चयन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमें केवल कूलर ही चलाना है। दूसरा तो कोई इसके बारे में सोचना नहीं कि इससे भी ये करें, इससे ये कर लें, इससे वो कर लें। तो इस प्रकार ये 3 वजह है जिसकी वजह से चयन की समस्या पैदा होती है। और ये जो चयन की समस्या है, इसी समस्या को ही हम जो है आर्थिक समस्या कहते हैं। अब हम जो है केंद्रीय समस्याओं के बारे में डिस्कस करते हैं। केंद्रीय समस्याएँ होती क्या है? सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं, विश्व के जितनी भी देश हैं, अर्थव्यवस्थाएँ हैं, उन सभी को कुछ सामान्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यानी सभी के अंदर जो है कुछ ऐसी समस्याएँ होती हैं जो कॉमन होती है, एक जैसी होती है, सभी अर्थव्यवस्थाओं में वो समस्याएँ पाई जाती है। तो इन समस्याओं को ही हम जो है केंद्रीय समस्याएँ कहते हैं। यानी किसी भी इकोनॉमी की जो मुख्य समस्याएँ होती है, मुख्य आर्थिक समस्याएँ होती है, उन समस्याओं को हम केंद्रीय समस्याएँ कहते हैं। तो कोई ये पूछे केंद्रीय समस्याएँ क्या होती है? तो सिंपल सा कि प्रत्येक इकोनॉमी में जो मुख्य समस्याएँ होती है, मुख्य आर्थिक समस्याएँ होती है, उन समस्याओं को हम केंद्रीय समस्याएँ कहते हैं। और ये केंद्रीय समस्याएँ जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। तो ये जो 3 प्रकार की सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम देखते हैं कौन-कौन सी प्रकार की होती है। पहला है क्या उत्पादन किया जाए और कितना किया जाए? यानी पहली समस्या व्हाट एंड हाउ मच, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। दूसरी जो समस्या है, वो समस्या है उत्पादन कैसे किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस। उत्पादन करने का तरीका कौन-सा होना चाहिए? तीसरी जो समस्या उत्पादन किसके लिए किया जाए, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो उत्पादन किसके लिए किया जाए, ये तीसरी केंद्रीय समस्या है। तो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है, व्हाट
व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। सेकंड सेंट्रल प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस। एंड थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम है फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो आइए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या उत्पादन किया जाए। कोई भी इकोनॉमी जो होती है उस इकोनॉमी के पास में साधन सीमित होते हैं, इसलिए वो अपनी सभी आवश्यकताओं की जो है पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन है नहीं कर सकती। तो फिर उसे अपने जो है ज़रूरतों के हिसाब से तय करना होता है कि वो किन किन वस्तुओं का प्रोडक्शन है करे, क्योंकि साधन सीमित होते हैं इसलिए सारी की सारी आवश्यकताओं की वस्तुओं का प्रोडक्शन है पॉसिबल नहीं होता। मान लीजिए एक इकोनॉमी के अंदर जो है वो गेहूं की ज़रूरत भी है, चावल की ज़रूरत भी है और चना की ज़रूरत भी है। अब क्योंकि भूमि है वो सीमित है, अन्य संसाधन है वो सीमित है, इसलिए एक इकोनॉमी को चयन करना पड़ेगा कि भी वो इनमें से किन-किन वस्तुओं का प्रोडक्शन करे, यानी सबसे ज़्यादा जिस वस्तु की आवश्यकता है, उस वस्तु का प्रोडक्शन का निर्णय लिया जाएगा। तो मान लीजिए इकोनॉमी ने डिसीज़न लिया कि वो जो है गेहूँ का प्रोडक्शन करेगी और चने का प्रोडक्शन करेगी। जब ये डिसीज़न हो गया कि भई गेहूँ का और चने का प्रोडक्शन करना है, फिर उसके बाद में इसी में ही एक और प्रॉब्लम जो है अराइज़ होती है कि कितनी गेहूँ का प्रोडक्शन किया जाए और कितने चने का प्रोडक्शन किया जाए। इसके लिए हमें केवल एक का चयन करना पड़ेगा। मान लीजिए कि भी एक देश के अंदर जो 100 एकड़ ज़मीन है, तो इसमें हमें एक का चयन करना पड़ेगा कि हमें जो है 500 क्विंटल गेहूँ की ज़रूरत है और 500 क्विंटल गेहूँ जो है वो 70 एकड़ में हो जाएगी। तो सबसे पहले ये चयन कर लिया गया कि देश के पास में जो ज़मीन है उसमें 70 एकड़ ज़मीन जो है वो गेहूँ के प्रोडक्शन के लिए काम में लाई जाएगी। बाकी कितनी बच गई? 30 एकड़ ज़मीन, उसका जो है चने के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले एक इकोनॉमी को ये डिसीज़न लेना होता है कि वो किन-किन वस्तुओं का उत्पादन करे और फिर उसके बाद में दूसरा डिसीज़न होता है कि वो कितनी-कितनी मात्रा में उनका प्रोडक्शन करे। इसके लिए उसे जो है एक क्षेत्र में अपने संसाधन लगाने होते हैं, फिर दूसरे क्षेत्र में बच गए वो संसाधन अपने आप चले जाते हैं। लेकिन एक जो इकोनॉमी होती है वो केवल 2 ही वस्तुओं का प्रोडक्शन नहीं करती, वो बहुत सारी वस्तुओं का प्रोडक्शन करती है। लेकिन हमने यहाँ पर केवल ये समझने के लिए कि भी क्या उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए, वो समस्या क्या है, इसके लिए हमने केवल 2 ही वस्तुओं का एग्ज़ाम्पल लिया है। इसके बाद है उत्पादन कैसे किया जाए। जब हम उत्पादन कैसे किया जाए की बात करते हैं तो हम सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि उत्पादन करने की तकनीक कौन-सी होनी चाहिए। तो एक देश के पास में जो है 3 प्रकार के विकल्प होते हैं टेक्नोलॉजी को लेकर के। सबसे पहले वो जो है पूँजी प्रधान तकनीक का प्रयोग कर सकता है। तो पूँजी प्रधान तकनीक वो तकनीक होती है जिसमें उत्पादन करने के दौरान जो है पूँजी का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, यानी मशीनों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और श्रम का प्रयोग कम किया जाता है। तो अगर एक देश में पूँजी की मात्रा ज़्यादा है, पूँजी जो है लेबर के मुकाबले सस्ती है, तो वहाँ पर पूँजी प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा श्रम प्रधान तकनीक वो तकनीक होती है जिसमें उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान जो है लेबर का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और मशीनों का प्रयोग कम किया जाता है। तो अगर किसी देश के अंदर बेरोजगारी की समस्या ज़्यादा है, वहाँ पर लेबर जो है वो ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, वहाँ पर लेबर जो है वो सस्ती है, लेबर से प्रोडक्शन करना करना कम कॉस्टली पड़ता है, तो उस देश के अंदर श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। और तीसरी तकनीक होती है मिश्रित तकनीक, मिक्स्ड टेक्नोलॉजी। तो मिश्रित तकनीक के अंदर क्या करते हैं, श्रम और पूँजी का जो है दोनों का मिला-जुला रूप प्रयोग किया जाता है। तो अब जब ये चयन कर लिया कि हमें किन वस्तुओं का प्रोडक्शन करना है, कितनी मात्रा में करना है, तो दूसरा एक इकोनॉमी को जो डिसीज़न लेना पड़ता है, जिस समस्या का सामना करना पड़ता है कि उन वस्तुओं का प्रोडक्शन करने के लिए हम कौन-सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। तो मोस्टली उसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है जिस टेक्नोलॉजी का से प्रोडक्शन करना कम कॉस्टली पड़ता है। चाहे वो पूँजी प्रधान तकनीक हो, लेबर ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी हो, कैपिटल ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी या मिक्स्ड टेक्नोलॉजी हो। जो लेस कॉस्टली होगी उसी का जो है यूज़ प्रोडक्शन की प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा। और इसी के साथ एक और बच जाता है अपना कि प्रोडक्शन किसके लिए किया जाए? टू whom टू बी प्रोड्यूस। तो उसका मतलब ये होता है कि भी प्रोडक्शन जो है वो स्वयं के प्रयोग के लिए किया जाए या
बाजार के प्रयोग के लिए किया जाए या उत्पादन जो है वो बाजार और स्वयं दोनों के लिए किया जाए। कई बार ये भी होता है कि भी उस जो प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन का जो है वो किन्हीं वस्तुओं का प्रोडक्शन जो किया जाए, वो प्रोडक्शन जो होता है वो किस उद्देश्य से किया जाना चाहिए, इसका जो है हम डिसीजन टू वूम टू बी प्रोड्यूस में लिया जाता है। तो कई बार ये होता है कि भी केवल प्रोडक्शन जो वो स्वयं के सब उपभोग के लिए किया जाता है। कई बार जो होता है प्रोडक्शन जो होता है बाजार में बेचने के उद्देश्य से किया जाता है। तो ये जो है तीसरी प्रॉब्लम जो होती है वो टू वूम टू बी प्रोड्यूस, उत्पादन किसके लिए किया जाए, इसका मतलब यही होता है कि उत्पादन का उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य स्वयं की आवश्यकताओं को पूरा करना है या उसका उद्देश्य बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसके साथ अपना ये टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।